आज हमें एक्सरसाइज 4.2 का कौन सा क्वेश्चन पढ़ना, 5th क्वेश्चन आज हमें पढ़ना है। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. एक hypotenuse की लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर, राइट ट्रायंगल है ये। राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमें बेस परपेंडिकुलर को पता करना, उनकी लेंथ क्या है, उनकी लेंथ्स की रिलेशन दी हुई है। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलेगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर वहां से हम इन दो साइड्स की बेस परपेंडिकुलर की लेंथ्स को पता करेंगे। क्या दी है रिलेशन? ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। वो जो उसका ऑल्टीट्यूड, इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशन दी हुई है कि परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, यानी बेस अगर हम x रखेंगे तो ऑल्टीट्यूड होगा या परपेंडिकुलर होगा x माइनस 7, इसलिए कि वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है। अगर राइट ट्रायंगल इस तरह बनाएंगे, ABC एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, तो इसका हाइपोटेन्यूज AC है, इसलिए कि हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल का अपोजिट साइड। ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बाकी इन दो साइड्स की रिलेशन, अगर हम इसमें परपेंडिकुलर इसको मानेंगे, ये बेस है, इसको बेस BC को हम मानेंगे उसकी लेंथ x है, सपोज करेंगे, लेट करेंगे उसकी लेंथ x है, तो ये कहता है ऑल्टीट्यूड जो है, इसको हम परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड कहते हैं, ये परपेंडिकुलर या ये ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस है। 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस का मतलब इस बेस में से अगर 7 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब वो ऑल्टीट्यूड के बराबर आएगा। समझ गए? जो आपने बेस जो भी होगी उसमें से 7 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करो, वो जितना आएगा वही लेंथ है ऑल्टीट्यूड की। वो हमने x रखा, ये x माइनस 7, x में से 7 सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? साइड्स की लेंथ चाहिए आपको, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें। लेकिन उससे पहले आपको फिगर बनाना जरूरी। आप लिखेंगे लेट द ऑल्टीट्यूड बी x, बेस ऑल्टीट्यूड बेस को, लेट द बेस इज इक्वल टू x, तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा या परपेंडिकुलर कितना होगा? वो होगा x माइनस 7, इस तरह दिखाया मैंने आपको। फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो आप। वो क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज AC है, वो होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज के बगैर जो बाकी दो साइड्स है, परपेंडिकुलर और बेस, उनके स्क्वायर्स का सम, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस जो बाकी बचा बेस BC, उसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जिसको हम पढ़ते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AB वो 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC, AB नहीं AC है, AC हाइपोटेन्यूज AC है ना, मैंने AB गलत लिखा है, हाइपोटेन्यूज AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हाइपोटेन्यूज है वो 13 है, इसलिए हम 13 स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, यहां सेंटीमीटर नहीं लिखना चाहिए, पहले सेंटीमीटर बाद में हम जो साइड निकाल रहे हैं ना उसके साथ फिर हम सेंटीमीटर रखेंगे। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB है x माइनस 7, उसका स्क्वायर प्लस BC को हमने x कहा है, बेस वो x, तो उसका स्क्वायर, BC x है तो स्क्वायर स्क्वायर रहेगा ऊपर। फिर 13 स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल, ये a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड होगा आइडेंटिटी से। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां a और b के बदले x और 7 है, तो x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a के बदले है x, b के बदले है 7, फिर लास्ट में प्लस आता है b स्क्वायर, b के बदले यहां 7 है तो 7 का स्क्वायर, फिर अपना प्लस जो लास्ट टर्म है प्लस x स्क्वायर। समझ गए आप? तो 169, तो 169 इज इक्वल टू, लाइक टर्म्स है x स्क्वायर और x स्क्वायर लाइक टर्म्स है ना, दोनों के आगे प्लस साइन है तो ऐड हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये यहां माइनस साइन तो माइनस साइन ही रहेगा। इन तीन में देखो आप 2 इंटू 7 कॉन्स्टेंट्स दो है, 2 इंटू 7 14 बनेगा,
और फिर x, फिर प्लस ये 7 स्क्वायर जो है वो 49 बनेगा। अब आगे एक्स स्क्वायर लिखना था, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर उनको ऐड करके हमने 2x स्क्वायर लिखा है। उसके बाद हम या तो सबको इधर लेके आना है एक ही साइड में, या तो 169 को ही ट्रांसपोज वहां करेंगे। जब हम 169 को ट्रांसपोज वहां करेंगे, ये वहां माइनस बन के आएगा, यहां कुछ नहीं रहा, यहां 0 रहेगा। हम लिखेंगे ऐसे 0 इज इक्वल 169 लास्ट में फिर लिखेंगे। पहले हम सब इक्वेशन जो ये साइड इसका है ना 2x स्क्वायर, फिर -14x, फिर प्लस 49, अब ये 169 माइनस होके 169 यहां लिखा जाएगा। थोड़ा सा और सिंपलीफाई, 0 इज इक्वल 2x स्क्वायर -14x, ये दो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 169 माइनस है और 49 प्लस है, दोनों कॉन्स्टेंट्स है, यानी राइट टर्म्स है। तो 169 में से सब्ट्रैक्ट 49 होगा। 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। लेकिन उसका साइन रहेगा नेगेटिव, इसलिए कि जो बड़ा है नंबर उसके आगे साइन नेगेटिव है, 120। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये साइड हम इसको LHS बनाएंगे, इसको RHS, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली ऐसी होती है कि ये जो साइड है, ये जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये LHS में होता है। हम ऐसे लिखेंगे कि 2x स्क्वायर -14x -120 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन उससे पहले ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म, इन दो के कोफिशिएंट्स 214, इसका कांस्टेंट टर्म 120 है, इस सब को 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करने से इस थोड़ी सी सिंपल और हो जाएगी। आप करो डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर -14x -120 इज इक्वल टू 0। यहां से भी 2 से डिवाइड होगा, यहां से भी 2 से डिवाइड होगा। अब मैंने आपको बार बार बताया कि ये ऊपर टर्म्स है, 2x स्क्वायर 14x 120, अलग अलग 3 टर्म्स है। इनका जो डिनोमिनेटर अब 2 बना है वो अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं हर टर्म के साथ। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 14x डिवाइड बाई 2 माइनस 120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 0/2। तो 0 होता है, 0 को किससे भी डिवाइड करेंगे 0 बन जाएगा। फिर यहां कैंसिलेशन होगी, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 6 जा 12 और फिर 0 आएगा, ये 60 रहेगा। यहां 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/1 1 ही होता है। 1x स्क्वायर लिखना था, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, x स्क्वायर। फिर माइनस ये 7/1 आया तो 7 लिखेंगे उसके बदले, 7x माइनस वाया 60/1, तो सिर्फ 60 लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इसको अब सॉल्व करना है, और हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन से ही इसको सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और ऐसे स्प्लिट करना है कि हमें जो स्प्लिट करके 2 टर्म्स बन जाएंगी 7x की, उनके 2 कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके हमें क्या आना चाहिए वो हमें लिख के रखना है। क्या लिख के रखना होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो -60 है, इसलिए उसके आगे माइनस साइन है, -60 इंटू करना होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि लिखा नहीं उसका मतलब 1 होता है, इंटू 1, वो बनेगा -60। तो -60 हमें -60 आना चाहिए। जो -7x को स्प्लिट करके जो 2 टर्म्स आएंगी, उन टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे उन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके -60 आना चाहिए, और ऐड करके -7 आना चाहिए, वो हम देखेंगे। इसके लिए जल्दी समझ में ना आए ना, 67x को स्प्लिट करना है, 2 टर्म्स बनेंगी 7x को, उनका प्रोडक्ट उन कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट 60 आना चाहिए। अगर जल्दी समझ में, फिर मैंने आपको दिखाया है, आप 60 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढो। 60 नेगेटिव साइन पे रहना है, तो सिर्फ 60 के 2 3 जा 6 और 0 ऐसे आएगा। फिर 2 15 जा 30, फिर 3 5 जा 15, बस इतने प्राइम फैक्टर्स निकले। तो आपका जो 60 आया उसके फैक्टर्स निकले 2 इंटू 2 इंटू 3
इंटू 5। यहां आपको अब देखना होगा, देखो इन सब का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये 60 है। आपको अब यहां कंबाइन करने हैं 3 नंबर्स या 2 नंबर्स, कोई 2 या 3 नंबर्स, या एक या अलग अलग 3 रखने हैं, एक करना है, कर से काट, या आपको 60 के फैक्टर्स ही आ गए, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो 60 आता है। आपको अब यहां से देखना है कि इन दो में से दो को कंबाइन या 3 को कंबाइन करना पड़ेगा, ताकि हमें यह अंदाजा आ जाए कि 7 कैसे आएगा। 7 को कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इन 3 का प्रोडक्ट 12 आता है, इंटू 5। 12 इंटू 5 60 है, और 12 और 5 ही वो है। 12 और 5 ऐसे दो नंबर्स है कि अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, 12 माइनस 5 वो आएगा ना 7। इसका मतलब 7x को स्प्लिट ऐसे करना है कि वो जो दो टर्म्स आएंगे उनका कोफिशिएंट हम 12 और 5 रख सकते हैं। ये तय हुआ। उसके बाद हमें ये देखना है कि 60 ही नहीं, वो असल में -60 आना चाहिए। तो इसका मतलब हमें 12 माइनस 5, एक का वो तो है ही, एक का साइन इसमें से नेगेटिव आएगा, फिर 12 इंटू -5 -60 बनेगा। यानी मैं दिखाता हूं पहले। एक्स स्क्वायर 7x आप लिखोगे -12x प्लस 5x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 5x पहले लिखेंगे। माइनस ये आपने 7x को स्प्लिट किया। अब जरा देखो यहां जो दो टर्म्स आएंगे ना 7x के बदले, इनका 12x माइनस 5x वापस 7x आएगा, लेकिन इस टर्म का x का जो कोफिशिएंट है वो -12 है, यहाँ x का कोफिशिएंट वो 5 है, तो -12 इंटू 5, 12 इंटू 5 60, और जब यहाँ माइनस हो, माइनस प्लस माइनस, तो -60 आया कि नहीं। अब फिर ये तो 7x के बदले लिखा मैंने, -12x प्लस 5x, फिर -60 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से कॉमन क्या आएगा, इन दो में से सेम सिर्फ x है दोनों जगह, वो कॉमन आएगा, x आएगा कॉमन। वहां एक्स स्क्वायर था यानी x इंटू एक्स था, एक ही x रहेगा, -12, इसलिए कि x लिखा मैंने। फिर इन दो में से कॉमन कुछ लेना है, वो मैं आपको कहता हूं कि पहले ही आप ये जो ब्रैकेट में यहां आए लिख के रखा करो, फिर सोचा करो इन दो में से क्या कॉमन लिया है, ये आया है। सबसे पहले साइन देखना होता है, यहां साइन है नेगेटिव, यहां भी साइन नेगेटिव है। जब साइन सेम रहता है उसका मतलब यहां बाहर प्लस रहा है। फिर उसके बाद पहली टर्म को आप देखो, यहां था 5x और हमने लिखा है x, इसका मतलब 5 बाहर आया है, बस हो गया डिसाइड। 5 कॉमन लेना है, इज इक्वल टू 0। फिर यह है कि हम इन दो में से सेम, अब x -12 और यहां भी x -12 है, अब इन दो में से यहां x -12 दोनों जगह है, तो x -12 कॉमन आएगा। यहां भी x -12, यहां भी x -12, बीच में प्लस है ना, इसलिए दो टर्म्स है और दोनों टर्म्स में x -12 सेम है, तो वो कॉमन आएगा। अंदर क्या आएगा कि इसमें से सिर्फ यहां x रहेगा, प्लस 5 इंटू x -12 में से सिर्फ 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दो का प्रोडक्ट 0 है, ये दो फैक्टर्स निकले, x -12 इंटू x प्लस 5 दो फैक्टर्स है, तो इसमें या तो x -12 0 है, जब x -12 0 है तो इसका मतलब x 12 है, x का एक वैल्यू 12 है। फिर दूसरा x प्लस 5, या तो वो 0 है, जब वो 0 है तो 5 वहां जाएगा, x फिर -5 है। अच्छा, हमें चाहिए था x का वैल्यू, लेकिन आ रहे हैं दो, x 12 भी आ रहा है, x -5 भी आता है। हमें अब ये देखना x है क्या। इस वाली सिचुएशन में x जो है वो है लेंथ, x 12 भी आ रहा है, x -5 आ रहा है, x नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वाली सिचुएशन में x जो है ना वो लेंथ है, लेंथ बेस की लेंथ है, वो लेंथ नेगेटिव कैसे हो सकती है। तो पता चला ये पॉसिबल नहीं है, ये है x 12 हो सकता है, तो x का वैल्यू 12 है। जब x 12 है उसका मतलब बेस 12 है, फिर ये ऑल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर, 12 - 7 यानी वो 5 होगा,
5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। 6th क्वेश्चन है exercise 4.2 का। A cottage industry produced a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. एक तो हमें cost of each article चाहिए और number of articles produced on that particular day. देखो, एक तो ये कह रहा है कि जो आर्टिकल्स एक दिन में, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल is 3 more than twice the number of articles produced on that day. एक पर्टिकुलर दिन में जितने आर्टिकल्स बनाए उन्होंने, उस इंडस्ट्री में जितने आर्टिकल्स एक दिन में बने हैं, एक दिन में, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो 3 more than twice the number of articles produced on that day. मतलब ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, हम ये रखते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे को सिलेक्ट करते हैं, उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बने हैं उस एक दिन में, हमें वो पता करना है, इसलिए हम रखते हैं वो एक्स है। मैंने वो एक्स रखा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे एक्स है। फिर कहता है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का कॉस्ट वो है 3 more than twice the number of articles produced on a particular day. 3 more than का मतलब 3 more than plus cost of production of each article, वो आता है 3 more than, उसको लिखते हैं प्लस, twice the number of articles produced on a particular day. twice का मतलब 2 इनटू हमें लिखना है कि जो एक दिन में, एक पर्टिकुलर दिन में कितने आर्टिकल्स बने, हमने वो क्या रखा है? एक्स, तो वो आएगा 2 एक्स आएगा। वो नहीं समझ गए कि एक दिन में हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, हमने वो रखा एक्स, इतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं। और ये कह रहा था कि अब जो कॉस्ट है ईच आर्टिकल का प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो है 3 more than twice the number of articles produced on a day. Number of articles produced on a day वो x है, इसको twice करो, किया हमने twice, इससे 3 ज्यादा यानी इसको ऐड 3 करो, वो जो आपको आएगा वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। हर आर्टिकल के प्रोडक्शन का कॉस्ट ये है उसका मतलब कि 3 more than twice the number of articles। समझ गया आप? तो ये पता चला, ये है नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में जो बन रहे हैं, ये कॉस्ट है ईच आर्टिकल का, ये कॉस्ट ईच आर्टिकल का। और फिर ये कहता है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। अब अगर टोटल जो कॉस्ट उन सारे आर्टिकल्स का जो एक दिन में बने हैं वो है 90, तो हमें बताओ कितने आर्टिकल्स बने और हर आर्टिकल की कीमत क्या है। देखो, टोटल ये कह रहा है जितने आर्टिकल्स बने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने वो बने यानी उनका जो नंबर है वो एक्स है, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं। एक आर्टिकल का कॉस्ट वो ये है, वो इसने कहा था 3 more than twice the number of articles, वो ये है। ये कह रहा है टोटल जो कॉस्ट है उस दिन में जितने आर्टिकल्स बने उन सब का कॉस्ट, यह है एक का कॉस्ट, उन सब का कॉस्ट 90 है, उन सब का कॉस्ट 90 है। देखो क्या मतलब है इसका। अगर हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लेते हैं वो 5 होता है, 5 आर्टिकल्स बने होते और एक का कॉस्ट होता 2, एक का कॉस्ट, तो टोटल कितना कॉस्ट हुआ? फिर नंबर ऑफ आर्टिकल्स है 5 और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट है ₹2। टोटल कॉस्ट सारे आर्टिकल्स का है ना 10, 5 into 2 कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू करेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। यहां नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x
और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है 3 + 2x। जैसे यहां नंबर ऑफ आर्टिकल्स था 5 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल था 2, तो हमने 5 × 2 किया, वो टोटल कॉस्ट बना। यहां नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है 3 + 2x, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट जो होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे, वो होगा ना 3 + 2x × x, क्योंकि x है नंबर ऑफ आर्टिकल्स और ये है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नहीं समझ गए? वही इसने दिया है कि वो 90 के बराबर है। ठीक है, वो 90 के बराबर है, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से, वो निकलता है टोटल कॉस्ट, और वो टोटल कॉस्ट उसने 90 रुपीज दिया है। तो आपको यहां से इक्वेशन बनेगी, आप लिखेंगे इस तरह कि 3 + 2x × x इज इक्वल टू 90। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर x का वैल्यू ढूंढेंगे, x का वैल्यू मतलब कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकले, फिर यह इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकला। अब मल्टीप्लाई करो x × 3 3x प्लस x × 2x 2x² इज इक्वल टू 90। फिर अब 2x पहले लिखो, 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का 2x² प्लस 3x, ये 90 ट्रांसपोज कर 90 -90 बन के आएगा, इज इक्वल टू वहां 0। अब ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आपको सॉल्व करना है, x का वैल्यू ढूंढना है। हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन से होगा, इसके फैक्टर्स निकलेंगे। कैसे निकालते हैं फैक्टर्स? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने से पहले क्या सोचते हैं हम? क्या लेते हैं कि कांस्टेंट टर्म -90 × x² का कोफिशिएंट 2, उनको मल्टीप्लाई करके -180 आता है, तो -180 आना चाहिए। जो 3x को आप स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में, उन दो टर्म्स के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई जब करेंगे वो -180 आएगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो 3x आएगा। -180 आना चाहिए, जो 3 को आप स्प्लिट करके जो दो टर्म्स आएंगी, उन दो टर्म्स के कोफिशिएंट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 180 -180, और ऐड करके आना चाहिए 3 आना चाहिए, वो ऐड करके 3x आना चाहिए। इसके लिए आपको 180 के प्राइम फैक्टर्स मैंने निकाले, 2 3 2 5 और 3। 180 2 × 3 × 2 × 5 × 3 अब आ रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स है। अब पहले 3 को 2 3 6 6 × 2 12, फिर लास्ट के 2 5 3 15 12 और 15। आप देखो वो 12 और 15 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। उनमें से अगर फिर एक नेगेटिव होगा तो -180 आएगा, जो आना चाहिए, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 3 आएगा। इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 3 आएगा। हम ऐसे लिखेंगे 2x², हम लेंगे प्लस 15x -12x। देखो 3x को स्प्लिट किया दो टर्म्स में, 15x और 12x। इन दो टर्म्स का कोफिशिएंट 15 और -12 है। 15 × -12 वो -180 आता है, इसलिए कि 15 × 12 तो देखा हमने 180 आता है। फिर एक अगर उनमें से नेगेटिव है तो -180 आएगा, आना भी चाहिए था -180 वो। फिर लास्ट में -90 इज इक्वल टू 0। फिर इन दो में से कॉमन कोफिशिएंट्स को देख रहे हैं, एक 2 और 15 है, तो 2 और 15 में से कोई सेम नहीं है, सिर्फ x आएगा। x यहां 2 आएगा, और x² में से एक x बाहर लिखा कॉमन है, एक x रहेगा, प्लस 15 तो आएगा, लेकिन x जो उसके साथ है वो हमने कॉमन लिया, तो +15। फिर यहां आप इन दो में से कॉमन क्या आएगा, उसके लिए आप 2x + 15 लिखा करो, 2x + 15 इज इक्वल टू 0। यहां आप देखो भाई इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आया, तो सबसे पहले साइन देखेंगे। यहां साइन है नेगेटिव, यहां साइन है पॉजिटिव, साइन चेंज हुआ है, इसका मतलब कॉमन हमने नेगेटिव साइन लिया है। जब भी साइन चेंज हो तो बाहर नेगेटिव साइन आया है। फिर उसके बाद देखना हमें 12x जो है वो 2 बना है, 12x बना है 2x। 12 और 2 की रिलेशन, 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो 12 बनेगा। 2 को
ये 12x 2 बना है, तो x तो ठीक है, 12 को 2 किस तरह बना होगा कि हमने फिर बाहर 6 रखा होगा, इसलिए कि 6 इंटू 2 12 होता है। अब ये 6 इंटू 15 वो 90 होगा। ठीक, फिर साइन नेगेटिव है, आप मल्टीप्लाई करो -6 से, -6 इंटू 2 -12x, -6 इंटू 15 -90 आएगा। ठीक है, तो मैंने समझाया आपको। फिर यहां इन दो, अब ये टर्म्स दो है, x इंटू 2x प्लस 15, 6 इंटू 2x प्लस 15, ये दो टर्म्स है, इनमें से 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 कॉमन आएगा, 2x प्लस 15 सेम है, कॉमन आएगा, वो आ रहेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये फैक्टर्स तो है, इनका प्रोडक्ट 0 है, या तो 2x प्लस 15 है 0। जब 2x प्लस 15 0 है तो 2x इज इक्वल टू -15, क्योंकि 15 वहां जाएगा, सिर्फ हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू -15/2। ये तो एक पॉसिबिलिटी है x का ये वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, x के तो दो वैल्यूज आएंगे। दूसरा वैल्यू कैसे आएगा, जो दूसरा फैक्टर है x माइनस 6, या तो वो 0 है, वो 0 है तो 6 वहां जाकर के +6 बनेगा, फिर x 6 है, तो x 6। अब दो जो वैल्यूज x के आ रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ये हो सकता है x का वैल्यू, ये हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता है, इसलिए कि ये जो x हमने रखा, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन में कितने आर्टिकल्स हम बना रहे हैं, वो 6 तो हो सकते हैं, लेकिन -15/2 क्या मतलब है, नेगेटिव से वो मतलब ही नहीं है, वो नेगेटिव हो सकते हैं, वो बनेंगे ना, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा ना, इसलिए पॉसिबिलिटी है x 6 होगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो बने हैं वो है 6। फिर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आपको कैसे निकलेगा, वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x का ये वैल्यू, कॉस्ट आपको निकलेगा 3 + 2 × 6, 3 + 2 × 6 12, 3 + 12 15, तो 15 है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल और 6 है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आप जरा करो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 6 × 15, वो 90 है ना, वही 90 था ना कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एक दिन का।